all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें. तो आज एक बहुत ही पॉजिटिव नोट से आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. वाईटी चैनल पे ध्यान रखना कि कुछ हुआ है क्या? Has anything happened? क्या हुआ है? चलो आ जाते हैं. लेट्स. आशीष सर का सब वीडियो चला गया. क्यों आ तो ये वीडियोस? अच्छा सिर्फ 29 वीडियोस रह गई हैं. सच में ऐसा हुआ है? अच्छा चलो लेट मी टॉक टू हिम. एक बार सेशन के बाद आ टॉक करूं. मुझे पता ही नहीं था. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. आ जाते हैं. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है हमारा? द टॉपिक इज पैराडाइम्स. आप सभी का क्या है ये? आप सभी का फेवरेट टॉपिक है. पैराडाइम्स है या नहीं? क्या दिया होता है? 5 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं जनरली प्री में. मेंस में 7 या 8 सेंटेंसेस भी आ गए होते हैं. उन सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है जिससे कि एक सीक्वेंस बन जाए और एक पूरा का पूरा एक कनेक्टेड पैराग्राफ बन जाए. इसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट पैराग्राफ. कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है? कि सारे स्टेटमेंट्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कहीं भी बीच में कुछ गड़बड़ सी ना. तो पैराजंबल को बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होती है? पहले स्ट्रैटेजी सीखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे 10 मिनट, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की हेल्प से उस स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे. ठीक है. चलो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजंबल को करने में? एंड दैट इज रीड द स्टेटमेंट्स. हमारी गलती क्या होती है कि हम स्टार्टिंग में ही अरेंजमेंट में लग जाते हैं, जबकि हमें स्टार्टिंग में अरेंज नहीं करना होता है. हमें सबसे पहले सुकून से, शांति से सारे के सारे स्टेटमेंट्स को क्या करना होता है? सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना होता है. उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या है कि आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा है. आप उसको क्या करने की कोशिश करो? आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. अब स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो आपको क्या हेल्प करेगा? आपको प्रोनाउंस हेल्प करेंगे स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में. कंजंक्शंस हेल्प करेंगे स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में. बहुत बार फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हेल्प करेगी स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में. और बहुत बार जैसे डेटा दिया हुआ है, आर्टिकल दिए हुए हैं, ये सब हेल्प करेंगे स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में. अभी वो बताऊंगी कैसे हेल्प करेंगे. तीसरा स्टेप होता है फॉर्म पेयर्स. पेयर्स को फॉर्म करो और अरेंज. लास्ट इज अरेंजमेंट. और लास्ट में क्या कर दो? अरेंजमेंट कर दो. अब स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, पेयर्स कैसे फॉर्म करने हैं, एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से बता रही हूं, प्लीज समझते हुए चलना. सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैराजंबल्स का, वो है अ आर्टिकल का और द आर्टिकल का. अगर कहीं लिखा हुआ है आई मेट अ पर्सन, मैं एक पर्सन से मिली. एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द नेम ऑफ द पर्सन वाज ढोलू. तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी नाउन के साथ अ आर्टिकल लगा होता है और उसके उसी नाउन के साथ द आर्टिकल लगा होता है, ए आर्टिकल वाला हमेशा पहले आता है. ये हमेशा क्या करता है? ये हमेशा प्रीसीड करता है. तो इसका मतलब है अगर ये स्टेटमेंट ए था और ये स्टेटमेंट बी था, तो इसका मतलब है ए जो है बी से पहले आएगा. एग्जैक्टली पहले आएगा ये नहीं कह सकते, बट पहले आएगा. हो सकता है इसके बीच में कोई और सेंटेंस भी आ जाए जो ए की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो या ए को और एक्सप्लेन कर रहा हो, बट हम ये हमेशा कहेंगे कि ए जो है वो हमेशा बी से पहले आएगा. कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है सभी को? चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट का कोई डेटा दिया हुआ है या उस स्टेटमेंट का कोई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट हमेशा पहले आएगा, उसका डेटा या उसका एक्सप्लेनेशन हमेशा बाद में आएगा. तो स्टेटमेंट को हम पहले लिखेंगे और डेटा और एक्सप्लेनेशन को हम हमेशा बाद में लिखेंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. डेटा दिया हुआ है, कहीं भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो हमेशा बाद में आता है. तीसरा कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट इज, अगर आपको कोई जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है, जनरल का मतलब क्या? ओवरऑल सबकी बात हो रही है. फिर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओवरऑल किसी एक इंसान की बात हो रही है, तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा प्रीसीड करता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिया की बात दी हुई है, फिर दिल्ली की बात की हुई है, फिर उसके बाद चांदनी चौक की बात की हुई है, फिर उसके बाद गली नंबर 6 की बात की गई है, तो पहले इंडिया आएगा, फिर दिल्ली आएगा, फिर चांदनी चौक आएगा और फिर गली नंबर 6 आएगा. तो अगर हमें समझना है जनरल और पर्टिकुलर, तो सबसे पहले ओवरऑल चीज पहले आएगी और फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स आएंगी. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कॉन्सेप्ट, इसलिए ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को. हमारे ना 2 तरह के कंजंक्शंस होते हैं, एक होते हैं स्टार्टर्स और एक होते हैं कनेक्टर्स. स्टार्टर्स का मतलब होता है कि वो स्टार्टिंग में आते हैं. 2 पार्ट्स है, 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आके कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइल लिखा, वाइल ही इज ओल्ड कॉमा ही वर्क्स हार्ड. हालांकि वो थोड़ा एजेड है लेकिन वो बहुत मेहनत करता है. तो आप देख रहे हैं वाइल जो स्टार्टिंग में आ सकता है, लेकिन स्टार्टर, कनेक्टर्स और नॉट स्टार्टर्स लिखो यहाँ पे. ये स्टार्टर्स भी हैं और कनेक्टर्स भी हैं, मतलब ये कहीं भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं. लेकिन अगर मैं बट की बात करूं, ही इज ओल्ड बट ही वर्क्स हार्ड, लेकिन जो बट है वो सिर्फ और सिर्फ बीच में ही आ सकता है. वो बूढ़ा है लेकिन वो क्या करता है? वो मेहनत करता है. तो ये बट स्टार्टर नहीं है, ये सिर्फ कनेक्टर है. इसका मतलब ये सिर्फ बट बीच में आ सकता है. क्या बात समझ में आ रही है? वाइल और बट में डिफरेंस क्या है? वाइल स्टार्टर है जबकि बट जो है स्टार्टर नहीं है.
तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी स्टार्टर्स होते हैं उनसे पैराजंबल स्टार्ट हो सकता है। पैराजंबल कैन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टार्टर। इसका मतलब क्या है? वाइल से भी स्टार्ट हो सकता है, ऑल्दो से भी स्टार्ट हो सकता है पैराजंबल। जो लोग बहुत मन में बसा लेते हैं कि वाइल लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं होगी, ऑल्दो लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं होगी, एज लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं होगी, नहीं, इन सब से आपका पैराजंबल स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपका पैराजंबल इन सब में से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो स्टार्टर नहीं है उनसे स्टार्ट नहीं हो सकता। तो आपका पैराजंबल बट से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका पैराजंबल हाउएवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका पैराजंबल हेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता, इफ से स्टार्ट हो सकता है, आपका पैराजंबल देयरफॉर से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपका पैराजंबल एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इन सबसे पैराजंबल स्टार्ट नहीं हो सकता। बिकॉज से हो सकता है, बिकॉज ही वाज नॉट वेल, कॉमा ही टोल्ड मी टू कम लेट। सो से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? एवरीवन, मैं सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में बता रही हूं, तो प्लीज अभी समझ लेना सारे कॉन्सेप्ट्स। चलो, मोरओवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, येट से स्टार्ट नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी स्टार्टर नहीं है। चलो अगली बात करते हैं। अगला आता है नाउन टू नाउन का पेयर वाला कॉन्सेप्ट। नाउन टू नाउन का पेयर क्या कहता है? नाउन टू नाउन भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। जिस स्टेटमेंट में नाउन लिखा हुआ है और अगर किसी स्टेटमेंट में उसका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो नाउन वाला स्टेटमेंट हमेशा पहले आएगा। फॉर एग्जांपल राम लिखा हुआ है, कहीं स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है, कहीं स्टेटमेंट में हिम लिखा हुआ है, कहीं स्टेटमेंट में हिज लिखा हुआ है, तो ये नाउन वाला जो स्टेटमेंट है, राम वाला जो स्टेटमेंट है, ये पहले आएगा बी और सी से। कई बात सभी को क्लियर है? तो अगर कहीं भी नाउन है और आगे उसका प्रोनाउन या आगे उसका एडजेक्टिव यूज हो रखा है, तो नाउन वाला स्टेटमेंट हमेशा पहले आएगा। कोई चीज की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई किताब की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, तो कहीं उसका प्रोनाउन इट लिखा हुआ है, कहीं दिस बुक लिखा हुआ है या दैट बुक लिखा हुआ है, तो ये जो बुक वाला स्टेटमेंट, ये जो बुक नाउन जहां लिखा हुआ है, ये हमेशा पहले आएगा। तो नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्रिसीड करते हैं अपने प्रोनाउन या एडजेक्टिव को। अब यहाँ पे दो एक्सेप्शंस आते हैं। मैं इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग है तो समझ में आ जाएगा, एक्सेप्शन से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट है इट का। सभी को पता है कि इट को हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। बुक का प्रोनाउन इट है। बुक लिखा तो मैंने लिखा इट हैज 10 चैप्टर्स। इस किताब के अंदर 10 चैप्टर्स हैं। तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है और इस किताब के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? इस किताब के अंदर 10 चैप्टर्स हैं। तो ये नाउन था, ये जो इट था इसका प्रोनाउन था, तो इसीलिए ए वाला स्टेटमेंट पहले आया, बी वाला स्टेटमेंट बाद में आया। क्या बात क्लियर है सभी को? तो जब भी आप इट को किसी नाउन के प्रोनाउन की तरह यूज करोगे या फिर इट्स यूज करोगे, तो वो हमेशा अपने नाउन के बाद आएगा। लेकिन एक और चीज होती है, वो एक और चीज क्या होती है कि ये जो इट होता है, ये जरूरी नहीं है हमेशा नाउन का प्रोनाउन ही हो, ये अपने आप में भी इंडिपेंडेंटली आ सकता है। और जब ये इंडिपेंडेंटली आता है, जब किसी नाउन के पीछे के ऊपर निर्भर नहीं होता, तब इसको हम क्या बोलते हैं? तब इसको हम बोलते हैं स्यूडो सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। मैंने बोला 8 बज गए हैं, इट इज 8 o'clock इन माई वॉच। इट इज 8 नहीं आएगा, बाय आता है वॉच, इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच। तो अगर ध्यान से देखोगे, ये जो इट है किसी नाउन की वजह से नहीं आया, इसका कोई नाउन नहीं है पहले, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं था, झूठ मूठ का सब्जेक्ट की तरह बना है, तो इसके इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं। और इस केस में ये जो इट होता है, ये स्टार्टिंग में आ सकता है। इट कैन कम एट द स्टार्ट। कोई परेशानी किसी को भी? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दैट का। जैसे इट का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट देयर का है। देयर भी क्या होता है? देयर भी स्यूडो सब्जेक्ट की तरह आता है। जब किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, तो देयर नाउन के बाद आएगा अपने। मुंबई इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई वेंट देयर। मुंबई जो है बहुत सुंदर जगह है, फुल स्टॉप, आई वेंट देयर, मैं वहां गई। तो मुंबई नाउन है और ये देयर उसका एडवर्ब है। तो इसका मतलब क्या है? ये एडवर्ब भी अपने नाउन के बाद आएगा। लेकिन देयर का एक और यूज होता है। वो कौन सा यूज होता है? जब स्यूडो सब्जेक्ट होता है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब ये देयर कोई जगह को नहीं दिखा रहा कि कोई जगह की बात हो रही है, उस जगह पर एक राजा था। देयर वाज अ किंग का मतलब क्या है? सिर्फ एक राजा था, राजा था। तो ये देयर का कोई अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये भी क्या है? स्यूडो सब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में ये पैराजंबल के स्टार्टिंग में आ सकता है। कोई परेशानी किसी को? चलो अगले पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पैराजंबल्स में जो यूज होता है, वो है दैट का कॉन्सेप्ट। दैट का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो दैट एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। आई सॉ अ बुक, मैंने एक किताब देखी। दैट बुक वाज वंडरफुल, वो किताब बहुत ही बढ़िया थी। तो मैंने एक किताब देखी, वो किताब बहुत ही बढ़िया थी। तो ये जो दैट बुक है, हमेशा अपने नाउन के बाद आएगा। कई बात सभी को क्लियर है? तो ये जो है कि हमेशा अपने नाउन के बाद आएगा। लेकिन दैट का भी एक और यूज होता है। दैट का एक और यूज कौन सा होता है? जब हम दैट से पूरा सब्जेक्ट बनाते हैं। दैट ही इज अ डिसेंट मैन इज नोन टू ऑल। कि ये बात कि वो एक अच्छा इंसान है, ये बात सबको पता है। तो ये दैट किसी पुराने नाउन के लिए नहीं आया, ये दैट इसी के लिए आया कि ये बात कि वो एक अच्छा इंसान है, ये बात सबको पता है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग हो सकता है। इट कैन बी स्टार्टिंग। तो जब दैट पूरा का पूरा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, जब दैट पूरी पूरी बात को बता रहा होता है, ना कि सिर्फ एक नाउन को बता रहा होता है, तो उस केस में दैट जो है आपका स्टार्टिंग आ सकता है। अभी कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में वो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इवन से भी स्टार्ट हो सकता है, इवन इज ऑल्सो स्टार्टर। क्लियर सभी को? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है क्रोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट। क्रोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्रोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई कहानी सुनाई जा रही है या जब भी कोई इंसिडेंट्स बताए जा रहे हैं,
कि ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, तो उस केस में हम जब भी कहानी सुनाते हैं या जब भी हम किसी भी तरह का नरेशन करते हैं, नरेशन का मतलब क्या है, कहानी सुनाते हैं, तो हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं। हम कैसे जाते हैं, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं। मतलब पहले 2010 की बात करेंगे, फिर 2014 की बात करेंगे, फिर 2023 की बात करेंगे। तो ये हम क्रोनोलॉजी की तरह यूज करते हैं। तो ये तो सारी थ्योरी थी, ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए वो भी हम पैरासिम्बल्स करेंगे, तब हम एक एक करके समझेंगे। तैयार है सभी लोग क्वेश्चंस के लिए? शुरुआत हम प्री लेवल से करेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके पैरासिम्बल्स की गहराइयों में जाएंगे और मेंस लेवल पे भी जाएंगे। ओके, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स करेंगे हम पैरासिम्बल्स के। तो पहला पैरासिम्बल जो हम कर रहे हैं दैट इज स्टोरी बेस्ड। सबसे आसान होता है स्टोरी बेस्ड पैरासिम्बल, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दिख रहा है सभी को? सबसे पहला स्टेप पैरासिम्बल का, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। तो एक एक करके हमको क्या करना है, एक एक करके हमको सारे सेंटेंसेस रीड करने हैं। साथ में रीड करते हैं, चलो। नोइंग इट्स कमिंग अप, उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मॉर्गन ने राजा का बुद्धू बनाया और उसके लोगों को भी बुद्धू बनाया, और उनको क्या विश्वास दिला दिया, उसने उनको ये विश्वास दिला दिया कि मॉर्गन जो है सन और मून को कंट्रोल करता है। तुरंत ही वो अपने आप को मुश्किल में पाया और उसको सजा सुनाई गई कि उसको जला दिया जाएगा। उसकी जो बहुत ही बढ़िया बुद्धि थी और उसको चीजों को प्रिडिक्ट करने की जो कैपेबिलिटीज थी, इसकी वजह से उसको माफी मिल गई, जो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस उसकी नॉलेज की। ट्वेन की स्टोरी में एक कनेक्टिकट यांकी जो था वो किंग ऑर्थर के कोर्ट में था। ये जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन इंसान था, हैंक मॉर्गन, ये बेहोश हो जाता है और ये अचानक से उठता है 6th सेंचुरी के इंग्लैंड में। लकीली फॉर हिम, उसके लिए बड़ी भाग्य की बात होती है कि उसका जो एग्जीक्यूशन है, जिस दिन उसको जलाया जा रहा है, वो उसी दिन है जिस दिन एक ग्रहण पड़ता है। सबसे बहुत ज्यादा पढ़ी हुई नॉवल जो बहुत लोग पढ़ते थे टाइम ट्रैवल को लेके, जो 1889 में पब्लिश हुई थी, मार्क ट्वेन ने एक कहानी लिखी जिनकी जिंदगी, जिस इंसान की कहानी किसने बचा दी, ग्रहण ने जिस इंसान की कहानी बचा दी, इंसान की जिंदगी बचा दी। पहले मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पूरा का पूरा पैरासिम्बल को रीड किया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे बताओ, यहाँ पे इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है। तो क्या सभी को क्लियर है कि इनमें से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता? इनमें से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, किसी ना किसी में कोई ना कोई प्रोनाउन है या फिर कोई एडजेक्टिव है या फिर कहीं शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ यू होगा। किसी भी तरह की दुविधा हो, परेशानी हो, तो प्लीज साथ के साथ पूछते हुए चलना, क्योंकि हमें पैराजम्बल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना है इस कोर्स की हेल्प से। चलो, अब इन्होंने कहानी लिखी। कहानी किसके बारे में है, वो किसमें लिखा हुआ है? कहानी सुना रहे हैं ये, और ये जो कहानी है किसके बारे में, बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि कहानी इसके बारे में है? एस में। इनकी कहानी में एक बंदा था जो कि कोर्ट में था। इनकी कहानी का नाम था अ कनेक्टिकट यांकी इन किंग ऑर्थर्स कोर्ट। इनकी कहानी का नाम ये था। इसमें जो मेन लीडर था, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, मेन लीडर, जो मेन इंसान था, हैंग मॉर्गन, लीडर नहीं, जो मेन रोल प्ले कर रहा है, वो बेहोश हो जाता है और इंग्लैंड में उठता है। चलो, क्या यू और एस क्लियर है? चलो, जब वो इंग्लैंड में उठता है तो क्या होता है, जब वो इंग्लैंड में उठता है तो क्या होता है, वो उठा, उसने देखा मैं तो दिक्कत में हूं, मुझे जलाया जाने वाला है, मैं तो परेशानी में हूं, मुझे जलाया जाने वाला है। चलो, क्या यूएस क्यू क्लियर है? उसको जलाया जा रहा है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहां दी हुई है? उसके लिए लकी चीज क्या थी? उसके लिए लकी चीज ये थी कि उसको उसी दिन जलाया जा रहा था जिस दिन एक्लिप्स था, जिस दिन ग्रहण था। चलो, क्या टी और आर का पेयर सभी को क्लियर है? उस दिन एक्लिप्स था, उसको पता था एक्लिप्स आने वाला है। नाउन अपने प्रोनाउन से पहले आता है। उस दिन ग्रहण था, उसको पता था ग्रहण है, तो उसने लोगों को क्या बेवकूफ बनाया कि मैं ही सन और मून को कंट्रोल करता हूं, तो अभी मैं बोलूंगा सन को ऐसे करने के लिए, वो ऐसे कर देगा। क्या टी और पी का पेयर क्लियर है? तो उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं सन और मून को कंट्रोल करता हूं, और उससे क्या हुआ, उसको माफी मिल गई और उसकी बुद्धि की जो इंपॉर्टेंस थी वो हाईलाइट हो गई। फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस इज यू एस क्यू टी पी एंड आर। कोई भी परेशानी किसी को भी, एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है उस इंसान को मार देने का, जो डिसीजन लिया गया एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ही इज बीइंग किल्ड। चलो, अब हम ना पैराजम्बल हमेशा एक स्ट्रैटेजी से समझेंगे जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से क्या होगा कि जब मैं आपको पैराजम्बल बनाऊंगी तो आपके मानो आपके दिमाग में अलग अलग पेयर्स आएंगे, मैम ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपने जो पेयर बनाया है वो गलत क्यों था। चलो, तो फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ यू ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता था और सब में एडजेक्टिव्स थे या कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म था। यहाँ पे एक ऑथर की बात की गई और एस में उनकी स्टोरी की बात की गई, उन्होंने जो स्टोरी लिखी उसकी बात की गई। फिर इसके बाद मॉर्गन की बात की गई, मॉर्गन का ही आया क्यों में। इस स्टोरी में जो मेन रोल था वो मॉर्गन का था, और इस मॉर्गन के साथ क्या हो रहा था वो क्यों में लिखा हुआ था कि उनको मरने की सजा दी जा रही थी। फिर इसके बाद एक नाउन प्रोनाउन का पेयर मिला हमें टी और पी में। टी में नाउन था कि जिस दिन को एग्जीक्यूट किया जा रहा था उस दिन एक्लिप्स था, और फिर इसका जो प्रोनाउन था वो पी में यूज किया गया था, इट। तो उनको पता था कि वो आने वाला है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज किया, और आर में अपनी बुद्धि का यूज करके उनको क्या मिला, उनको माफी मिल गई, जिसने दिखाया कि बुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया होगा अगर आपने कोई भी गलत पेयर बनाया होगा तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, फुल नेम शॉर्ट नेम। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी लिख लेना, शायद मैंने आपको बताया नहीं। फुल फॉर्म दे रखा हो, शॉर्ट फॉर्म दे रखा हो, फुल नेम दे रखा हो, शॉर्ट नेम दे रखा हो। यहाँ पे क्या था, नाउन और प्रोनाउन का पेयर। यहाँ पे भी क्या था, नाउन और प्रोनाउन का पेयर।
और यहाँ पे क्या था, लास्ट में पार्टनर मिल गया, मींस रिजल्ट जो उसने किया उसका। चलो मैम फुल फॉर्म का कॉम्बिनेशन में, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, फुल नेम, शॉर्ट नेम। तो यहाँ पे देखोगे तो फुल नेम लिखा हुआ था मार्क ट्वेन, यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ था ट्वेन, तो इसका मतलब यू जो है पहले आएगा एस से। क्लियर सभी को, एवरीवन? तो आंसर्स क्या क्या हो गया आपके? सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट इज एस। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? सिक्स्थ स्टेटमेंट इज पीपीआर, दैट इज आर। थर्ड स्टेटमेंट क्या सीक्वेंस था? यूएसक्यू, यूएसक्यू दैट इज क्यू। थ्री कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? बैक टू बैक। तो हमारा सीक्वेंस था यूएसक्यू टीपीआर, तो हमारा क्या बना? क्यूटीपी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्यू। समझ में आया पहला पैराजम्बल? चलो अब मैं चाहूंगी कि अगला पैराजम्बल एक बार खुद से ट्राई करें, ठीक है? साइंस बेस्ड पैराजम्बल दिख रहा है सभी को? ये भी एक तरीके से ना कहानी जैसा ही है, बैक टू बैक इंसिडेंट्स बताए गए हैं, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। आप सभी के पास 3 मिनट का टाइम है, एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई इट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं पोल दे रही हूँ जिससे कि आपको भी पता चलता है कि आपका कितना टाइम बचा है, क्योंकि टाइमर के साथ करते हैं चीजें तो बहुत अच्छे से हमें आइडेंटिफाई होता है कि हम अभी कहाँ लैग कर रहे हैं। हाँ जी, डन एवरीवन? चलो देखते हैं, पोल दे दो। शैल आई गिव यू द पोल? चलो एंटी पेनल्टी का मीनिंग होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टी का मीनिंग होता है सेकंड लास्ट। हाँ जी, कितने लोगों का ठीक निकला? कोई बात नहीं, समझते हैं, सीखते हैं, अभी तो सीखने के स्टेज पे है ना, कोई टेंशन नहीं, गलत निकला तो चलो लेट्स सी। सबसे पहला स्टेप क्या था पैराजम्बल का? सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना। तो हमने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। नासा का जो सीक मिशन है ये 2.2 बिलियन माइल्स चलेगा 6 साल में, इस स्टेरॉइड को स्टडी करेगा जो इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है? द मिशन में कौन सा मिशन? तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, मिशन इतने टाइम पे लिफ्ट हुआ, हाउएवर लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा हाउएवर से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चलो, नासा ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया है, सीक मिशन,
ये एक एस्ट्रॉइड की तरफ गया है। चलो ये स्टार्टिंग लग रहा है अभी। वी डू नॉट नो व्हाट सीक लुक्स लाइक, हमें नहीं पता कैसा दिखता है। आई ऑलवेज जोक कि ये पोटैटो जैसा लगता है, पोटैटोस के अलग अलग शेप्स होते हैं, ये भी कहीं बीच की बात है। ये जो है बहुत सारे मिशन में से पहला मिशन होगा, तो इन सबको इंट्रोड्यूस कर रहा है पी। किसी बच्चे को डाउट कि पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा? कोई भी बच्चे को डाउट? क्लियर है? पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है कि नासा ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया। चलो अब मिशन लॉन्च किया है, इस लॉन्च की डिटेल्स बताओ मुझे। ये जो नासा ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया है, इस लॉन्च की डिटेल्स कहां दी हुई है? इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहां दी हुई है? ये लॉन्च कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? क्या सभी को क्लियर है? पी का कॉम्बिनेशन एन के साथ है। लॉन्च की डिटेल्स, लॉन्च की इन्फॉर्मेशन, कोई परेशानी किसी को भी? पी एन में अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, पी के बाद आर लगा दिया या पी के बाद एम लगा दिया। ये बेटा फ्यूचर की बात है, विल बी द फर्स्ट, ये पहला होगा, ये ट्रैवल करेगा। दूसरी बात, ये लॉन्च की बात नहीं हो, इस प्रोजेक्ट की ही बात हो गई। अभी हम लॉन्च की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप किसी का लॉन्च बता दो तो पहले डेट और टाइम बता दो कि वो डेट क्या है, वो टाइम क्या है। क्या सभी को क्लियर है? पी और एन का पेयर, कोई भी दिक्कत किसी को इस पेयर में? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। द आंसर टू आवर क्वेश्चंस, पहले ना ये ओ वाला पेयर बनाते हैं। द आंसर टू आवर क्वेश्चंस, हमारे कौन से इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो तभी आएगा जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं? हमारे कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि दिखता कैसा है, तो इन क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा जब हम कहां पहुंचेंगे, हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। क्या क्यू और ओ का पेयर सभी को क्लियर था? वो दिखता कैसा है ये क्वेश्चन है, आंसर कब मिलेगा? आंसर तब मिलेगा जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। चलो पी और एन हो गया, क्यू और ओ। अभी मुझे नहीं पता क्यू और ओ कहां आएगा, बट ये दो कॉम्बिनेशन तो मेरे बने हुए हैं। चलो अब पहले तो मुझे बताओ आर और एम जो है क्यू और ओ के बाद आएगा या आर और एम क्यू और ओ के पहले आएगा? पहले मुझे बताओ, बताएंगे सभी लोग कि आर और एम जो है क्यू और ओ के पहले आएगा या बाद में आएगा? ये इसी मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये इन्फॉर्मेशन है इसी मिशन की कि ये इतना ट्रैवल करेगा, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से ये जो है इस वाले रॉकेट की इन्फॉर्मेशन है इसी मिशन की। तो बताओ पहले आएगी या बाद में आएगी? पहले सवाल पूछोगे फ्यूचर को लेके कि हमारे जवाब तब मिलेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे, या पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे? आपने कोई प्रोजेक्ट किया, पहले उस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दोगे या पहले बोलोगे कि ये जो क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट को लेके तो बाद में पता चलेगा? पहले इन्फॉर्मेशन दोगे। तो क्या ये बात भी सबको क्लियर है कि ये जो एम और आर है यहाँ आएंगे, ये जो एम और आर है यहाँ आएंगे? चलो अब बस मुझे ये चेक करना है कि एम आर होगा या फिर आर एम होगा। अब बस मुझे चेक करना है कि एम आर होगा या फिर आर एम होगा। तो एक बार एम और आर को दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये जो मिशन है ये 2.2 बिलियन माइल्स जो है ट्रैवल करेगा 6 सालों में। ये 16 साइक एस्ट्रॉइड को लीड करेगा, जिसको ये लीड करेंगे। ये फ्यूचर में क्या क्या करेगा ये दिया हुआ है। ये जो है बहुत सारे साइंस मिशन का वैसे पहला साइंस मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है। इसमें रॉकेट कौन सा है? ये वाला रॉकेट है। तो ये वो मिशन है, ये मिशन ये करेगा, ये वो मिशन है और ये मिशन ये करेगा। तो पहले क्या आएगा? आर आएगा और फिर क्या आएगा? एम आएगा। पहले इंफॉर्मेशन और फिर और भी ज्यादा गहराइयों में इंफॉर्मेशन। जिन लोगों का कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन गलत निकला है उन लोगों को क्या होगा? क्रोनोलॉजी से समझ पाई, फ्लोचार्ट से समझ में आएगा। जिन लोगों का कहीं ना कहीं कोई गलत निकला है उन लोगों को फ्लोचार्ट से समझ में आएगा। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया, इस मिशन की का नाम बताया गया, इस मिशन को किस डेट पे, किस लोकेशन पे, कहां लॉन्च किया वो बताया गया। ये जो मिशन है इसके अंदर कौन सा रॉकेट है वो बताया गया। इस मिशन का टास्क क्या होगा वो बताया गया। क्या ये क्लियर था सभी को? ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स किसकी बात कर रहे थे? चारों के चारों स्टेटमेंट्स नासा के मिशन की बात कर रहे थे। पी एन आर और एम। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ की होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी फ्लोचार्ट से। फ्लोचार्ट की खास बात ही होती है, कहीं भी कोई गड़बड़ की होगी आपको फ्लोचार्ट से समझ में आ जाएगी। आपने टास्क को पहले डिटेल से रख दिया होगा या आपने डेट और लोकेशन को बाद में रखा होगा, अपने आप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद एक सवाल पूछा गया और फिर उस सवाल का बोला गया जवाब तो अभी बाद में मिलेगा। क्यों में एक क्वेश्चन पूछा गया और ओ में बताया गया कि उसका आंसर कब मिलेगा। आंसर तब मिलेगा जब वो जो मिशन है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? पी एन आर एम क्यू एंड ओ। क्लियर सभी को? बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ की होगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था। आप लोगों ने क्या किया? क्रोनोलॉजी लगा दी, जबकि क्रोनोलॉजी थी भी नहीं। आपको क्लियर ही मैंने बोला था क्रोनोलॉजी तब लगेगी जब बताया जाएगा ये काम हुआ, इसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ। क्रोनोलॉजी तभी लगेगी जब नरेशन होगा इवेंट्स का। क्या यहाँ पे नरेशन था इवेंट्स का? नहीं था। यहाँ तो सवाल जवाब एक के बाद क्या इवेंट हुआ, कोई एक्शन तो दिया ही नहीं होता कि उसने ये किया, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वैसे कोई नरेशन तो था ही नहीं। नरेशन होता है तब क्रोनोलॉजी लगती है। यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी एक प्रोजेक्ट को लेकर। क्लियर सभी को? टर्मिनल मीन्स लास्ट। इंट्रोडक्शन का मीनिंग हो गया फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा हो गया? पी। टर्मिनल का मीनिंग होता है लास्ट, लास्ट क्या हो गया? ओ। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट कौन कौन से हो गए? एम और क्यू। तीन कॉन्सिक्यूटिव मींस बैक टू बैक तीन स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए? कौन कौन से थे? पी एन आर एम क्यू और ओ, दैट मींस पी एन आर। सेकंड स्टेटमेंट पी एन, दैट मींस एन। क्लियर सभी को? अगले पैराग्राफ पर आए। अब हमने क्या किया? दो प्रीलिम्स के किए। प्रीलिम्स का मीनिंग है सिंगल पैटर्न वाले। अब हम आते हैं थोड़े से ऊपर लेवल पे और जो क्या है हमारा जो है थोड़ा सा मिक्स पैराजम्बल। मिक्स पैराजम्बल में क्या होता है? और टॉपिक्स भी इन्वॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप इस पैराजम्बल को देख रहे होगे इसमें एक फ्रेज अरेंजमेंट का क्वेश्चन डाला हुआ है, एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो जब भी आपको इस तरीके से मिक्स पैराजम्बल मिलता है तो जो डिफरेंट पैटर्न से ऐड किए होते हैं क्वेश्चन, हम सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? जो डिफरेंट पैटर्न से क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनको सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम पैराजम्बल के पास आते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। मुझे लगता है आप लोग कर लोगे इसके पैटर्न में, हमने पहले भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे। 45 सेकंड्स का टाइम है।
क्लास में कितने बच्चे हैं? 5400। क्या बात है, वेरी गुड। देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन स्पेशली इन रिसेंट डेकेड्स, अभी 10 सालों में जो डिस्कशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसको कैसा देखा गया? तीनों से मिलेंगे कमजोर। द इशू ऑफ जॉब्स, जॉब्स का जो इशू है वो मेन मुद्दा रहा है किस चीज का? तो एक पेयर में ना सभी को सी और ए का, कि जो जॉब्स का इशू है वो मुद्दा है डिस्कशन का। तो इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन का एक मुद्दा है, मुद्दा क्या है? जॉब्स का जो इशू चल रहा है। तो सी और ए का पेयर था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं कि जॉब्स का जो इशू है वो इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन का मुद्दा है, स्पेशली इन रिसेंट डेकेड्स, अभी के डिकेड्स में, जब जो लिंक रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में, वो जो लिंक है वो कमजोर है। वेरी गुड, आंसर इज सी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सी के अंदर? आपको टचिंग ऑफ लिखा हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनमें टचिंग ऑफ सही तरीके से यूज हुआ है। अच्छा पहले मुझे बताओ, पैसेज को पढ़ के टचिंग ऑफ का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? पैंडेमिक ने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, कोविड ने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, परेशान कर दिया लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज को क्या किया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मींस मोटिवेट कर दिया भाई, एनकरेज कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज और बढ़ गया, बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई कोई चीज, मतलब टोन कैसी टचिंग ऑफ की, किसी चीज को जनरेट कर दिया कह सकते हैं। चलो आंसर बताओ। हाँ, कॉज कर दिया किसी चीज को, राइट, कॉज कर दिया। जो इनोवेशन हुआ इसकी वजह से रेवोल्यूशन आ गया, कॉस्ट, इनोवेशन की वजह से रेवोल्यूशन आ गया। मैनेजर ने फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को क्या करने की कोशिश करी? रिफंड देके सुकून देने की कोशिश करी, काम डाउन करने की कोशिश करी, अपीज करने की कोशिश करी, सूद मॉडिफाई करने की कोशिश करी, पैसिफाई करने की कोशिश करी, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करी। तो मैनेजर ने कस्टमर को अच्छा फील करवाने की कोशिश करी, पूरा का पूरा रिफंड देके, एले करने की कोशिश करी, एमेलियोरेट करने की कोशिश करी, एसुएज करने की कोशिश करी, प्लेकेट करने की कोशिश करी, मोटिवेट नहीं है, करने की नहीं कोशिश करी। फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को मोटिवेट किया, मोटिवेट का मतलब वो और फ्रस्ट्रेट हो जाए, नहीं। जो रिसर्च आई उसने क्या कॉज किया? उसकी वजह से बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच गई। तो ए और सी दोनों के दोनों सही है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी किसी को भी? सर्च का मतलब होता है इंक्रीज, उसकी वजह से इंक्रीज हुआ, कॉज इंक्रीज, इसकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट में। तो टचिंग ऑफ का मीनिंग क्या होगा? किसी चीज को कॉज करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को जनरेट कराना। कोई परेशानी? चलो अब आ जाते हैं पैराजिबल। खुद से ट्राई करोगे एक बार पहले, 3 मिनट का टाइम है, पोल दे रही हूँ जिससे कि आपको टाइम का भी अंदाजा लगता रहे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, डन एवरीवन। कोशिश करेंगे कितने लोगों के ठीक निकलते हैं आंसर्स।
कितने लोगों का ठीक निकला? डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस इट। सीन अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, अगर हम इस एनवायरनमेंट में देखें, दिस लिखा हुआ है मैम, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो सर्वे आया ये बहुत सारे ट्रेंड्स हमें दिखाता है। दिस लिखा हुआ है, फिर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ऑन द फेस ऑफ इट अगर ऊपर से देखें तो ये दिखा रहा है कि लेबर मार्केट में इंप्रूवमेंट हो रहा है। द पैंडेमिक हैज बीन अ मेजर ट्रिगर, पैंडेमिक ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इकोनॉमी को खराब करने का, डिस्ट्रेस करने का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, और लोग जो है इतने बड़े लेवल पे विलेजेस वापस चले गए। लग रहा है स्टार्टिंग हो सकता है। एज पर द सर्वे, इस सर्वे के हिसाब से, कौन से सर्वे के हिसाब से भाई? नहीं हो सकता। वैसे कौन सा सर्वे था? ये वाला सर्वे था। तो अभी कुछ कुछ ऐसा फील हुआ कि आर और यू का पेयर था, तो अभी मैंने एक साथ लिख के रख लिया आर और यू को। मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि हो सकता है कहीं आगे आके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, बट मुझे अभी फील हुआ आर और यू का पेयर था। तो इस सर्वे के हिसाब से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये कंट्री में बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो रहा है। आगे एम्प्लॉयमेंट, ये जो इशू ऑफ जॉब्स है ये मेन टॉपिक है डिस्कशन का, और अभी ये बहुत मेन टॉपिक रहा है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनके बीच का जो लिंक है वो वीक रहा है। ये भी हो सकता है स्टार्टिंग टिक लगाया, हाउएवर लिखा हुआ था, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो अभी मुझे दो स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहे हैं, या तो टी होगा या फिर वी होगा, इसके अलावा और कुछ तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चलो अब कुछ और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो जब हमने आर और यू को पढ़ा, आर और यू को जब हमने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊपर ऊपर से हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। यू में चीजें अच्छी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब चीजें अच्छी हो रही है। क्या आर यूएस बना लिया सभी लोगों ने? क्या सभी लोगों ने आर यूएस बना लिया था? तो हमें क्या लग रहा है? चीजें अच्छी हो रही है। अब ये पॉजिटिव टोन है, यहाँ पे नेगेटिव टोन थी और बीच में हाउएवर लगा हुआ था। तो हाउएवर जो है पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन से कनेक्ट करता है, इसका मतलब एस के आगे डब्ल्यू आएगा। आर यू एस डब्ल्यू में कोई भी दिक्कत किसी को भी, एनीवन एनी प्रॉब्लम, आर यू डब्ल्यू लगा एस को गायब कर दिया। पॉजिटिव टोन के बाद नेगेटिव टोन लगा दिया, तो दोबारा से पॉजिटिव टोन कहां लगाओगे बेटा? इस दिस का नाउन क्या है? इस दिस का नाउन है ये चीज कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो यू और एस का तो बिल्कुल क्लियर कट पेयर था, एस को गायब कहां कर दिया पूरे पैराजंगल में? पहले मुझे बताओ आर यू एस डब्ल्यू क्लियर था या नहीं था? आर में लिखा हुआ था एक सर्वे हुआ, यू में लिखा हुआ था इस सर्वे में क्या देखने को मिला, है ना? क्या लिखा हुआ था? एज पर द सर्वे। इस सर्वे में क्या देखने को मिला? सर्वे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ था। इस सर्वे में क्या देखने को, इस सर्वे में अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो गया, पार्टिसिपेशन रेट बढ़ गया, तो ये सब जो पॉजिटिव था, तो ऊपर ऊपर से तो लग रहा था इंप्रूवमेंट है। लेकिन जब गहराइयों में गए तो पता चला कि किसी चीज में गिरावट आई है। कोई परेशानी? आर यू एस डब्ल्यू सबसे इजी कॉम्बिनेशन था। ये दोनों कनेक्ट हुए हाउएवर से, ये दोनों कनेक्ट हुए दिस से, ये दोनों कनेक्ट हुए सर्वे का नाम और एज पर द सर्वे से। क्लियर? कोई भी परेशानी? चलो अब आगे देखते हैं। अब मेरे पास दो स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, एक मेरे पास बचा हुआ है टी और एक मेरे पास बचा हुआ है वी। अब मुझे इन दोनों को फिट करना है कि वी और टी कहां आएंगे, कैसे आएंगे। पैंडेमिक जो है एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहा है, पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी खराब हुई है, पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, पैंडेमिक की वजह से लोग गांव में चले गए। अगर इस एनवायरमेंट, इस दिस बैकड्रॉप का मतलब क्या है? पैंडेमिक। अगर पैंडेमिक के अगेंस्ट देखें, मतलब पैंडेमिक से ये चीज मैच नहीं करी, पैंडेमिक की वजह से ये सब बढ़ा, लेकिन लेबर फोर्स सर्वे ने कुछ और दिखाया है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो टी में जो पैंडेमिक था उसका दिस यहाँ पर था? क्या ये बात सभी को क्लियर है कि टी में जो पैंडेमिक था उसका दिस यहाँ पर था? इसका मतलब इस आर यू एस डब्ल्यू से पहले टी आएगा। क्या ये भी क्लियर हो गया? अब मेरे पास वी बचा है। अब वी के पास से दो ही पोजीशंस बची हैं, या तो वी यहाँ आ सकता है या वी यहाँ आ सकता है। क्या मुझे बताओ वी एंडिंग कंक्लूजन है? वी कंक्लूजन इस पूरे पैराजंगल को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जॉब्स के इशू को इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपेयर करके देखा जाए तो क्या होता है, और फिर उसी को आगे उसका लिंक बताया गया है। इसका मतलब वी क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो वी कहाँ आया? यहाँ आया। फाइनल सीक्वेंस क्या बना? वी टी आर यू एस एंड टी कैसे आया? टी और आर का पेयर बना पैंडेमिक, और आर में लिखा हुआ था दिस बैकड्रॉप। दिस बैकड्रॉप मींस इस एनवायरनमेंट में। तो टी और आर का पेयर था, आर और यू का पेयर था, यू और एस का पेयर था, एस और डब्ल्यू का पेयर था। हर जगह एक एक हिंट दी हुई थी। इन दोनों में हिंट थी दिस, इन दोनों में हिंट थी एज पर द सर्वे, इन दोनों में हिंट थी दिस, इन दोनों में हिंट थी हाउएवर। तो इन सारे कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ हिंट थी। बचा था वी, वी या तो यहाँ था, यहाँ तक भी एंडिंग स्टेटमेंट नहीं था, इस पूरे पैराजंगल को इंट्रोड्यूस करना था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ के बीच का लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वी कहाँ आया? वी स्टार्टिंग में आया। क्लियर सभी को? एवरीवन? वी को कहाँ? कुछ बच्चे कह रहे हैं टी को स्टार्टिंग लगा था, वी को कहाँ लगाओगे? वी की पोजीशन बताओ चलो। आपको ना पैराजंगल को करने का तरीका नहीं समझ पा रहे हो। हमें नहीं पता चला, हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढने की कोशिश करी, हमें नहीं पता चला, हमें दो स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहे थे, हमें वी भी लग रहा था, हमें टी भी लग रहा था। तो स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आया। तो अगला स्टेप हमने क्या किया? हमने इस स्टेप को स्किप करके अगले स्टेप पे आए, पेयर्स बनाने के स्टेप पे। तो जब हम पेयर बनाने के स्टेप पे आए तो हमें क्लियरली समझ में आ गया पेयर कैसे करेंगे। हमारा टी और आर का पेयर बना, हमारा आर और यू का पेयर बना, हमारा यू और एस का पेयर बना, हमारा एस और डब्ल्यू का पेयर बना। तो ये सारे पेयर्स बने हमारे। कौन कौन से पेयर बने? टी का आर से पेयर बना, आर का यू से पेयर बना, यू का एस से पेयर बना, एस का डब्ल्यू से पेयर बना। कैसे कैसे बना? ये दिस की हेल्प से बना, ये द सर्वे की हेल्प से बना, ये भी दिस की हेल्प से बना, और ये हाउएवर की हेल्प से बना। ये चार पेयर बने, इसका मतलब सीक्वेंस क्या बना? टी आर यू एस और डब्ल्यू। तो ये पूरा का पूरा बन गया। बस वी की पोजीशन है थी, या तो वी यहाँ आ सकता है या फिर भी यहाँ आ सकता है। वी के पास दो पोजीशन थी, यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहा था पूरे टॉपिक को। इसका मतलब वी कहाँ आएगा? इस तरीके से करना था। क्लियर? आंसर क्या क्या हुआ? इंट्रोडक्टरी मींस फर्स्ट, टर्मिनल मींस लास्ट, तो वी और डब्ल्यू।
एंटी पेनल्टी मेक मींस थर्ड लास्ट, पेनल्टी मेक मींस सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट क्या हो गया, यू और एस, तीन कॉन्सिक्यूटिव वी टी आर यू एस डब्ल्यू, दैट मींस आर यू एंड एस। आगे बढ़े। तो अभी हमने आज की क्लास में क्या किया है, आज की क्लास में हमने पैराजंबल का टाइप 1 किया है, जहां पे हमने छोटे छोटे पैराजंबल्स किया है। अब कल की क्लास में हम इसके लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे और थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों को करवाने थे, बट ये वाले मैं आपको कब नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, हमें ग्रामर भी करनी है, वो क्या भी करनी है, तो ये वाले क्वेश्चन हम आगे की क्लास में करेंगे। आ जाते हैं, ये वाला पैराजंबल भी करवाना है, इसको भी अगली क्लास में करेंगे। लेट्स कम टू ग्रामर नाउ। सारे क्वेश्चंस देखो और मुझे बताओ कहां एरर दिख रहा है। 5 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, पांचों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी आज इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से, बट पहले मैं चाहती हूं ट्रायल आपकी तरफ से भी हो। चलो देखते हैं। आई वुड लाइक टू डू अ कोर्स ऑन कुकिंग इफ आई कुड फाइंड वन दैट इजंट एक्सपेंसिव। तो मैं जो है एक कोर्स करना चाहूंगी कुकिंग में, अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाता है जो एक्सपेंसिव ना हो। सबसे पहले तो कोर्स ऑन नहीं होता है, सबसे पहली मिस्टेक क्या है, यू डू अ कोर्स इन समथिंग। आप किसी चीज के ऊपर कोर्स नहीं करते, किसी चीज में आप पढ़ाई करते हो। तो पहली एरर तो क्या थी, इन आएगा। दूसरी एरर क्या थी, दूसरी एरर थी कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो आई वुड लाइक टू डू अ कोर्स ऑन कुकिंग इफ आई, नहीं सही है, कंडीशनल सेंटेंस वाली एरर नहीं है, इसमें दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं, तो दोनों तरफ मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हो। तो कंडीशनल सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, प्रपोजिशन की एरर थी। कोर्स ऑन कुकिंग नहीं आएगा, कोर्स इन कुकिंग आएगा। तो अगर मुझे ऐसा कोई कोर्स मिल सकता जो एक्सपेंसिव ना हो, तो मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ। यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है, दोनों ही पास्ट फॉर्म में मॉडल वर्ब्स हैं, तो दोनों तरफ आप पास्ट फॉर्म में मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हो। दिस कार इज टू मच एक्सपेंसिव दस हैज फ्यू बायर्स। ये जो गाड़ी है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए क्या है, इसके कम बायर्स हैं। चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। दो वर्ड्स होते हैं हमारे, एक होता है मच टू और एक होता है टू मच। टू मच एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका नाउन से पहले आता है। या चीनी बहुत ज्यादा है चाय में, टू मच शुगर। इस कमरे में जगह बहुत सारी है, टू मच स्पेस। मच टू होता है, ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव से पहले आता है। वो ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, शी इज मच टू टैलेंटेड। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ही इज मच टू हार्ड वर्किंग। तो देख रहे, अगर एडजेक्टिव होता है तो मच टू आता है, अगर नाउन होता है तो टू मच आता है। तो एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम टू मच नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, मच टू। दिस कार इज मच टू एक्सपेंसिव। अब आप लोगों ने क्या किया, इसमें क्या घोटाला किया, फ्यू को आप फ्यू कर दिया। आई डोंट नो आप लोगों ने घोटाला क्यों किया। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में होता है, फ्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। गाड़ी बहुत महंगी है तो बायर्स थोड़े से होंगे या ना के बराबर होंगे, बताओ। गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है तो बायर्स थोड़े से, मतलब पॉजिटिव सेंस में बायर्स होंगे या ना के बराबर बायर्स होंगे, ना के बराबर होंगे। नेगेटिव सेंस है ये, क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी है इसलिए कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो नेगेटिव सेंस है, तो फ्यू अपनी जगह एकदम सही है। कोई परेशानी। एक्सपेंसिव एडजेक्टिव कैसे, कार के बारे में बताता है, जो शब्द नाउन के बारे में बताता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स शोज दैट, स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि अगले 3 दिन बारिश नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा होता है, जब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा होता है, तो हम इसको प्लूरल मानते हैं। प्लूरल का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर इस सब्जेक्ट होता है, किसी फील्ड की बात कर रहे होते हैं, किसी सब्जेक्ट की तरह बात कर रहे होते हैं, तब हम इसको सिंगुलर मानते हैं। इसका मतलब तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा दिखाता है कि बारिश नहीं होगी, ये डेटा है, इसका मतलब यहाँ पे शोज नहीं, शो आएगा। चलो, हिज डॉटर इज सो ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी मैन इन हिज टाउन। उसकी डॉटर इतनी सुंदर है कि कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक कॉम्बिनेशन होता है टी डबल ओ टू और टू का, इसका मतलब होता है इतना ही नहीं। इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। शी इज टू टैलेंटेड टू फेल, वो इतनी टैलेंटेड है कि वो फेल नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है। इसका दूसरा तरीका होता है लिखने का, सो के साथ दैट लगा दो। इसका मीनिंग होता है इतना कि, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड, इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। शी इज सो टैलेंटेड दैट शी कैन नॉट फेल, वो इतनी टैलेंटेड है कि वो फेल नहीं हो सकती।
क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे नॉट को मुझे क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इसके मीनिंग में नॉट इनहेरेंट नहीं था। यहाँ पे मुझे नॉट लिखना पड़ा क्योंकि इसके मीनिंग में नॉट नहीं था। यहाँ पे मैंने नॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके मीनिंग में ऑलरेडी नहीं था। तो टू और टू का जो मतलब होता है, सो दैट का भी वही मतलब होता है, बस इसमें एक नॉट हमको ऐड करना पड़ता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो शी इज, या तो इसको टू कर दो, his daughter is too beautiful to be rejected by any, या फिर इसको क्या कर दो, his daughter is so beautiful that she cannot be rejected। दूसरा तरीका क्या है? so beautiful that she cannot be। क्लियर सभी को? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिफ्थ कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको फिफ्थ कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझना। मैंने सेंटेंस लिखा, being asked to submit the papers, comma, I started working on my side। ये सेंटेंस सही है गलत है पहले मुझे ये बता। बोला गया मुझे कि मुझे अपने पेपर सबमिट करने हैं, तो मैंने क्या किया, अपने असाइनमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, किसको बोला गया पेपर सबमिट करने हैं? मुझे बोला गया कि पेपर सबमिट करने हैं, तो मैंने क्या किया, असाइनमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया। कहने से जो आई है, ये दोनों ही चीजों का कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब क्या है? मुझे ही बोला गया पेपर सबमिट करने हैं, मैंने ही काम करना स्टार्ट किया, तो ये दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। तो मैंने एक जगह लिख दिया, तो सेंटेंस सही है। कोई परेशानी? जब कोई वर्ड कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, सेंटेंस को सही बना सकते हो। लेकिन मैंने एक और सेंटेंस लिखा, बीइंग अ रेनी डे, कॉमा, आई टुक अ लीव। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? बीइंग अ रेनी डे, आई टुक अ लीव, क्योंकि बारिश थी उस दिन, मैंने छुट्टी ले ली। क्या आई यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट है? क्या मैं रेनी डे हूँ? क्या आई यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट है? क्या मैं रेनी डे हूँ? नहीं, आई जो है कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। मैंने छुट्टी ली है और ये वाला दिन बारिश वाला है। तो जब ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं होता है तो मुझे यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, और वो वर्ड क्या होता है? इट, जिससे ये सेंटेंस सही हो जाता है। तो सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना इट बीइंग अ रेनी डे। वो एक रेनी डे था, तो मैंने क्या लिया? तो मैंने छुट्टी ली थी। तो जब दो अलग अलग चीजों की बात करोगे तो दो अलग अलग सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। जब एक ही चीज की बात करोगे तो एक सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? इन शॉर्ट ये हुआ, दो अलग अलग चीजों की बात करोगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। एक ही चीज की बात करोगे तो एक से काम चल जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से लाइन लिख लो, मुझे बताना वहां लिखने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इट को बीइंग आस्क्ड टू कम ऑन टाइम, कॉमा, आई वोक अप अर्ली। बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? मुझसे बोला गया कि मैं समय पर आऊं, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई। मुझसे ही बोला गया है मैं समय पर आऊं, मैं ही जल्दी उठी हूं, मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है, आई की ही बात हो रही है, तो एक से काम चल जाएगा। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, बीइंग, क्या लिख सकते हैं? बीइंग मेड इन, बिल्ड कर देते हैं, बिल्ड इन अ मंथ, आई वॉज इम्प्रेस्ड। वो एक महीने में बन गया तो मैं उसको देख के इंप्रेस हो गई। मैं तो नहीं बनी हूँ एक महीने में, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और है। आई को आप कॉमन की तरह यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? द बिल्डिंग लिख दो, या इट लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, बट कोई ना कोई एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या आप कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे इसमें बताओ यहाँ पे लिखने की जरूरत है या नहीं है? बीइंग अ हेक्टिक डे, बहुत हेक्टिक डे था यार, हम सब थक गए थे। क्या हम सब हेक्टिक थे? नहीं, किसी दिन की बात हो रही है, वो एक हेक्टिक दिन था, हम सब थक गए थे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इट ऐड करना पड़ेगा। इट बीइंग अ हेक्टिक डे, वो एक हेक्टिक दिन था, तो इसलिए हम थक गए थे, और कोई भी सुसाइड को टाटा बाय बाय करना नहीं चाहता था। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा हुआ है एग्जाम्स में। चलो आ जाते हैं वोकैब वाले पार्ट पे। आज का जो रूट वर्ड है, अच्छा आप लोग शॉर्ट्स देख रहे हो वोकैबुलरी वाले जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ? देख रहे हो सभी लोग? पूछ लो 5 वर्ड्स का मीनिंग बता पाओगे? चलो देखते हैं किसने वो शॉर्ट्स देखे हैं। 5 वर्ड्स लिख रहे, मुझे मीनिंग बताएंगे। और क्या थे? चलो इन 5 वर्ड्स की मीनिंग बताओ मुझे, देखते हैं आपको याद हुआ या नहीं हुआ। इंसिपिड क्या था? टेस्टलेस, वेरी गुड। इंडोलेंट, लेजी। प्रीपोस्टरस, फुलिश। डॉगमेटिक, जो जिद्दी हो, अपनी बात को लेकर मनवाना चाहता हो पूरे टाइम। एडमेंट, जिद्दी। ओवरवीनिंग, जो घमंडी हो। ट्रिक याद है? जिसको सिप करना बड़ा मुश्किल हो, पीना बड़ा मुश्किल हो, टेस्टलेस। जिसका ना तन डोले ना मन डोले, लेजी। जो प्री पोस्ट करता रहे, पहले करो बाद में करो, पहले करो बाद में करो, पहले करो बाद में करो, फुलिश। जो अपने आप को गॉड समझे, गॉड लिखा हुआ है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवाय कोई कुछ भी नहीं है। ओवरविनिंग जैसा लग रहा है, जो इंसान बार बार जीते तो क्या बन गया? घमंडी हो गया, एरोगेंट। याद हो रहा है इस टेक्निक से?
हाँ, एक वर्ड था मॉकिश। याद हो रहे टेक्निक्स या नहीं हो रहे? अगर हेल्पफुल लग रही तो मुझे बताओ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रही है मेरी पूरा कंटेंट बनाने में, शूट करने में, फिर एडिट करवाने में, फिर चेक करने में। तो अगर आप लोगों को याद हो रहे हैं इस वाली ट्रिक से, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। मॉकिश मींस यस, ओवर इमोशनल। और ये वर्ड्स वो है जो बार-बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। हम लोगों ने पूरी एक लिस्ट बना ली है उन वर्ड्स की जो बार-बार एग्जाम्स में आ रहे हैं, उन वर्ड्स की ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपको वो याद रहे। चलो, इसकी हो सके तो नोटबुक पे पूरी लिस्ट बनाते हुए चलो, आप लोगों को ना रिवीजन में बहुत हेल्प होगी। चलिए, आज की वो कैप पर आते हैं। कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को जानना। तो अगर कॉग्निजेंट लिखा हो, क्या मीनिंग होगा? आई एम कॉग्निजेंट ऑफ इट, मतलब मुझे इस बारे में नॉलेज है, मैं इस चीज को लेके क्या हूं, मैं इस चीज को लेके अवेयर हूं, मुझे नॉलेज है इस चीज की। रिकॉग्नाइज, इसमें भी रूट वर्ड दिख रहा है कॉग्न, मतलब आप किसी चीज को पहचान पा रहे हो, आपको वो चीज सिमिलर लग रही है। इनकॉग्निटो, एक लैपटॉप के अंदर मोड होता है इनकॉग्निटो। कॉग्नो मींस पहचानना, इन मींस नहीं। तो इनकॉग्निटो का मीनिंग क्या हो गया? कोई आपको नहीं पहचान पा रहा, आप कैसे हो गए हो? अंडर कवर हो गए हो, हिडन हो गए हो, कोई आपको पहचान ही नहीं पा रहा आप कौन हो। तो आप कौन से मोड में चले गए हो? इनकॉग्निटो मोड में चले गए हो। कॉग्नेट, कॉग्न, इसको इसके बारे में पता है, इसको इसके बारे में पता है। तो कॉग्नेट का मीनिंग क्या है? आप दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हो, एसोसिएट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, सबको सबका पता है। कॉग्नेट करना, ये वोकैबुलरी है ना आप लोगों के पास, उसमें कॉग्न वाले सारे एक बार वर्ड्स पढ़ लेना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के साथ, चैप्टर नंबर 2 में। तो उससे क्या होगा और आपको याद हो जाएंगे। अगला है कॉर्प। कॉर्प रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बॉडी। कॉर्पुलेंट, कैसा लग रहा है इंसान, इसकी बॉडी कैसी है? ही कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या लग रहा है? फैट, ओबीज, मोटा भाई है। कॉर्पुलेंट ना बैंक बैलेंस के लिए भी यूज करते हैं, उसका बैंक बैलेंस बहुत कॉर्पुलेंट है, ही हैज अ कॉर्पुलेंट बैंक बैलेंस, मतलब अच्छा खासा पैसा है उसके अकाउंट में। कॉर्पुलेंट, हाँ, मोटा पैसा है, राइट। कॉर्प्स, क्या समझ में आ रहा है? कॉर्प्स इज व्हाट? अ डेड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। ये वाले कॉर्प्स क्या होते हैं? जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। एक और वर्ड होता है कॉर्पस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ बॉडी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की बॉडी, अ बॉडी ऑफ आर्टिकल्स हो सकता है, पोएम्स हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। टेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज टेक्स्ट फॉर्म में है, उसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? उसके पूरे पूरे कलेक्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस। कॉर्पोरल, क्या दिख रहा है? कॉर्पोरल इज व्हाट? वो चीज जो बॉडी से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू बॉडी, बॉडी मूवमेंट से सारे के सारे, तो ये सब क्या है? कॉर्पोरल, बॉडी से रिलेटेड इज कॉर्पोरल। कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल का मतलब क्या हो गया? वो चीज तो किस चीज से रिलेटेड है? कॉर्पोरल का मीनिंग है बॉडी से रिलेटेड, तो कॉर्पोरियल भी क्या होता है? सेम ही है, आपके बॉडी से रिलेटेड, आपके फेस, हर चीज से, मतलब जो भी आपका बॉडी वाला पार्ट है उससे रिलेटेड, दैट इज व्हाट कॉर्पोरियल। क्यों? क्योंकि सब में ही रूट वर्ड कौन सा है? सब में ही रूट वर्ड कॉर्प है, और कॉर्प वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉर्प वर्ड का मीनिंग ही बॉडी से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब सब में बॉडी ही बॉडी है, कॉर्पोरियल भी, कॉर्पोरल भी। इनकॉर्पोरेट करना, इसका क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? किसी को आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब उसको अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लिया। इनकॉर्पोरेट करना इज व्हाट? इंक्लूड। कोई परेशानी किसी को? मजा आया आज के सेशन में? पैराजम्बल का थोड़ा थोड़ा डर खत्म हुआ? अभी आप लोगों ने परफेक्शन ज्वाइन कर लिया है, सबसे ज्यादा फोकस मेरा 3 टॉपिक्स पे रहता है परफेक्शन में, पीजे, सीटी और आरसी, क्योंकि ये जो है आपके एग्जामिनेशन का 80% सिलेबस है। दिस इज 80% सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो इन तीनों में तो ऐसी कमांड बना लेनी है कि एग्जामिनेशन में कहीं भी कुछ भी आए इन तीनों टॉपिक्स में से, वो तो हमारे नंबर पूरे सिक्योर हो ही जाए। तो 80% परफेक्शन इन टॉपिक्स के ऊपर होगा। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स हो गए आपके वर्ड यूसेज, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, फ्रेज रीअरेंजमेंट, कनेक्टर्स, पैटर्न, वो सब, उनको भी हम करेंगे। एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद, इंग्लिश ग्रंथ के बारे में। कितने लोगों को पता है इंग्लिश ग्रंथ के बारे में? आप में से बहुत से लोगों ने मुझे बोला था कि मैम हमें ना बैंक में जितने भी टॉपिक आते हैं उन सब के खूब सारे क्वेश्चंस दे दो प्रैक्टिस करने के। तो वही है इंग्लिश ग्रंथ। एक्चुअली में इंग्लिश ग्रंथ बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, मतलब इतनी इतनी मोटी बुक हो गई है, क्योंकि मैंने ना सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए जो जो टॉपिक्स आज तक एग्जाम में आए हैं, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिया है, उसके बाद उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया, स्टार्टर कनेक्टर की सारी थ्योरी भी ऐड कर दिया। तो हम वर्क कर रहे हैं उसी चीज पे कि वो किस तरीके से, तो थोड़ा सा साइज छोटा किया जाए, फॉन्ट साइज थोड़ा किस तरीके से पेजेस को कम करें, तो उसी चीज से काम हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। 1100 पेज की किताब बन रही है, एंड 1100 पेज की किताब इज नॉट फीजिबल नहीं है। तो इस वजह से ट्राइंग टू मेक इट 750 और 800, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रही है। मतलब मैं कंटेंट नहीं कम कर रही, मैं सिर्फ फॉन्ट स्टाइल और साइज पे हम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइज ऐसा